इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं रत्नप्रिया। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। झारखंड में देवेंद्र महतो ने भर्ती व्यवस्था पर उठाए सवाल। 26 वर्षों से भर्ती में धांधली का आरोप। 45 परीक्षाओं में गड़बड़ी पर सरकार घिरी। कहा परीक्षाएं रद्द करने से नहीं सुधरेगी व्यवस्था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की संस्कृति सराही। तुलसी के राम कार्यक्रम में बोले सम्राट, अखंड भारत का सपना बिहार से आकार लिया। मध्य प्रदेश में खनन माफिया की मार से निदान वाटरफॉल बेहाल। डायनामाइट और जेसीबी से छलनी हुआ निदान। कटंगी में प्राकृतिक धरोहर पर खनन का बढ़ता खतरा। मध्य प्रदेश में डीपी नहीं लगने से वार्डवासी अंधेरे में परेशान। बिजली संकट से बच्चों की पढ़ाई हुई प्रभावित। डीपी के इंतजार में जहरीले जीवों का खतरा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। झारखंड के चतरा में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भर्ती प्रणाली सुधार यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने झारखंड की भर्ती व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए 26 वर्षों से नियुक्तियों में धांधली का आरोप लगाया। महतो ने कहा कि सरकार ने 45 परीक्षाओं में गड़बड़ी स्वीकार की है, जबकि 22 परीक्षाएं रद्द और 17 की जांच शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि केवल परीक्षाएं रद्द करने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। इस दौरान महतो ने मुख्यमंत्री, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों समेत सभी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। छात्रा वीरों की धरती है, छात्रा क्रांतिकारियों की धरती है। नादिर अली, मंगल पांडे समेत तमाम क्रांतिकारियों को इस वीर धरती से हम नमन करते हैं। और जो आज 26 सालों से यहाँ का झारखंड का तमाम भर्ती व्यवस्था का भ्रष्ट व्यवस्था से सब त्रस्त है। जितने भी नियुक्ति हो रही है सब पर धांधली। आज तक देखे होंगे हर एक नियुक्ति व्यवस्था पर धरना, प्रदर्शन, कोर्ट कचहरी का मामला चलता है। हम लोग ने कई प्रयास अलग अलग टुकड़ों में छोटे छोटे स्तरों पर लड़ने का प्रयास किया, लेकिन 26 सालों से किसी का भी सरकार नहीं, सभी कोई आकर नौकरी बेचने का काम किया है। झारखंड में नौकरी बेच रही है, हम लोग कई सालों से बोल रहे थे, लेकिन यहाँ के सरकार, यहाँ के सिस्टम और यहाँ के आम आवाम को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वास्तव में नौकरी बिक रहा है। लेकिन इस बार जो आंदोलन पूरा दुनिया ने देखा है, जो 2 जुलाई से जिसका संघर्ष का शुरुआत किए, 5 जुलाई से जो आंदोलन का शुरुआत किए और 25 जुलाई से जो सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत करते हुए 2 अगस्त से जो भूख हड़ताल किए और 10 अगस्त का ऐतिहासिक विधानसभा घेराव, 29 जुलाई का ऐतिहासिक संविधान मार्च और 15 जुलाई का तिरंगा यात्रा के परिणाम स्वरूप सरकार ने भी माना कि यहाँ के 45 परीक्षाओं पर नौकरी बेचा गया है और 22 परीक्षाओं को रद्द किया गया, 17 परीक्षाओं पर जांच बैठाया गया, 6 परीक्षा स्थगित किया गया। लेकिन इससे झारखंड सुधरने वाला नहीं है। सवाल ये है कि जो दोषीदार है उस पर क्या कार्रवाई हो रहा है। हमारा इस यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये हमारा संकल्प है कि जो भी यहाँ नौकरी बेचने का काम किया है, नियुक्ति संस्था को उद्योग बनाने का काम किया है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो या आईएएस हो या आईपीएस हो, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर
सीआईडी जांच अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं करती है, जांच नहीं करती है, तो सीबीआई से जांच हो। बिहार के पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तुलसी के राम कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार की समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और सनातन परंपरा का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सदियों से ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं की भूमि रहा है। उन्होंने भगवान राम, तुलसीदास और अन्य महान विभूतियों के योगदान को याद करते हुए कहा कि इन सभी के विचारों और योगदान ने बिहार की पहचान को मजबूत किया है। सम्राट चौधरी ने प्राचीन भारत के इतिहास का जिक्र करते हुए आचार्य चाणक्य की दूरदृष्टि की सराहना की। उन्होंने कहा कि करीब 2500 वर्ष पहले चाणक्य ने मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में देखा था और अखंड भारत की कल्पना की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अखंड भारत का सपना इसी पावन धरती से आकार लिया था। उन्होंने चाणक्य को नमन करते हुए बिहार के ऐतिहासिक विरासत पर गर्व जताया। इसी तरह सबको जोड़ने का काम कीजिए, क्योंकि बिहार संस्कृति वाला राज्य है साथियों। इतिहास हमारा स्वर्णिम काल का रहा है, सनातन का रहा है, भारत की संस्कृति को बढ़ाने वाला रहा है। और भगवान तुलसीदास जी, भगवान राम, तमाम लोगों के योगदान से ये बिहार आगे बढ़ा है। और आप सोचिए कि कहा भी मिथिलेश जी कह रहे थे कि पंडित चाणक्य ने कल्पना की आज से 2500 वर्ष पहले इस बिहार जिसका नाम मगध था, जो आज से 3 गुना बड़ा भारत था, उसकी संरचना किया और कहा अखंड भारत बनाएंगे। वैसे पंडित चाणक्य को भी प्रणाम करता हूं। और गुरु के बिना शिष्य आगे बढ़ता नहीं है सर, ये बात सही है। लेकिन जब बिहार और अखंड भारत का सपना इसी पावन धरती से बढ़ा, इतिहासकार कहते हैं कि यदि जब मगध हुआ करता था तो ये पटना पाटलिपुत्रा हुआ करता था। और पाटलिपुत्रा से ज्ञान की वीरभूमि भी इसी बिहार में था। नालंदा जैसा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय इसी पावन धरती पर था। और यहीं पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूं, अभी तो कई चीजें करना बाकी है और सनातन को आगे और बढ़ाना है। हम लोगों ने जब काम शुरू किया साथियों, तो हम लोगों को प्रेरणा मिली कि 450 वर्षों तक इस देश को जब लूटने का काम मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने लूटने का काम किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कटंगी क्षेत्र में प्रसिद्ध निदान वाटरफॉल कभी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, कलकल बहते पानी और हसीन वादियों के लिए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। लेकिन अब ये प्राकृतिक स्थल बदहाली और कथित अवैध खनन की मार झेल रहा है। जिस जगह पर सैलानियों की आवाजाही और प्रकृति का मनोरम नजारा दिखना चाहिए था, वहां खनन माफिया की भारी मशीनों की आवाजाही सुनाई दे रही है। आरोप है कि प्राकृतिक पहाड़ियों और चट्टानों को डायनामाइट और जेसीबी मशीनों के जरिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे निदान वाटरफॉल की प्राकृतिक संरचना और आसपास का पर्यावरण गंभीर खतरे में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ये खूबसूरत पर्यटन स्थल अपना अस्तित्व खो सकता है। वहीं अब लोगों की मांग है कि प्रशासन खनन गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाए और इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए। उत्खनन किया गया है RF 84 से लगे हुए क्षेत्र में कूरन मोहल्ला के पास में सीमा लगभग 20 मीटर की दूरी पर रात्रि के समय अवैध रूप से उत्खनन क्षेत्र देखा, जिससे मिट्टी, मुरुम आदि निकली हुई देखी गई है। उक्त स्थल पर किसने खुदाई की है पता लगाने हेतु आसपास के स्थानीय निवासी द्वारा पूछताछ जारी है। खननकर्ताओं द्वारा रात्रि में बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके एवं हाईवा लगा करके अवैध मुरम खनन किया जा रहा है एवं
फॉरेस्ट की जो जमीन है एवं झाड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मात्र एक रास्ता होने के कारण कटंगी के वाटरफॉल के लिए रास्ता को छलनी किया जा रहा है। बड़े बड़े हाईवे चलने के कारण आने जाने में दिक्कत हो रही है। छोटे वाहन, बड़े वाहन, किसी भी प्रकार के वाहन नहीं आ रहे हैं। कि इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए एवं जो अज्ञात खनन करता है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए एवं इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जाए। कटंगी से निधान वाटरफॉल आने में करीब 1 किलोमीटर की दूरी है और 1 किलोमीटर की दूरी इतनी जंजर हो गई है कि ना वहां स्कूटी आ सकती है, ना कार आ सकती है, ना मोटरसाइकिल आ सकती है। इसलिए इस रास्ते को बचाया जाए, अवैध खननकर्ताओं के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के सागर जिले के नगर परिषद कर्रापुर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डीपी नहीं लगाए जाने से वार्डवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ उपभोक्ताओं की ओर से बिजली बिल का भुगतान किए जाने के बावजूद अब तक डीपी स्थापित नहीं की गई है। इसके चलते कई परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर है और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। लोगों का कहना है कि अंधेरे के कारण मच्छरों के साथ होने वाली बीमारियों के साथ जहरीले सांप और बिच्छुओं का भी खतरा बना रहता है। वार्डवासियों ने बताया कि उन्होंने कई बार जेई रावत से डीपी लगाने की मांग की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। परेशान होकर लोग विद्युत वितरण केंद्र कर्रापुर पहुंचे, जहां अधिकारी और कई कर्मचारी मौजूद नहीं मिले। लोगों ने उपस्थित रजिस्टर को लेकर भी सवाल उठाए। साथ ही मामले में बिजली विभाग के ई मयंक मरकाम ने जल्द कैंप लगाकर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। मुझे सुबह जानकारी मिली कि कर्रापुर में कोटी जो एरिया है वहाँ पे एक DTR मतलब फेल है कुछ दिनों से। जब मैंने इसके बारे में जेई साहब से पता किया तो उनके द्वारा बताया गया कि करीब 60 लोगों के ऊपर करीब 5 लाख रुपए बकाया है उस ट्रांसफार्मर जी। तो जैसा कि नियम है कि जो बकाया राशि है उसका 10% या 50% उपभोक्ता के द्वारा जमा किया जाता है, तभी वो ट्रांसफार्मर एलिजिबल होता है और वो बदलने योग्य होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, साइन करते हैं लोग, लेकिन अभी चूंकि राजस्व वसूली में पूरा अमला लगा हुआ है तो अधिकतर लोग, ज़्यादातर लोग फील्ड पे रहते हैं। सुबह से वो फील्ड पे निकल जाते हैं, तो हो सकता है शाम को वो साइन करते हैं कई बार, इसलिए वो मिले नहीं। ये आप सही बोल रहे हैं और इसके लिए हम कल एक कैंप वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर देते हैं। एक कैंप रहेगा जहाँ पे अगर और भी समस्याएं होंगी लोगों को तो आके अपनी समस्याएं बता सकते हैं और अगर कल उनको बता भी दिया जाएगा कि किन लोगों ने पैसा जमा किया है और अगर पैसा जमा हो जाता है तो पूरा प्रयास करेंगे कि वो ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द बदल जाए। देखिए, अब वो तो वहाँ जाके वेरीफाई करके ही पता चलेगा कि किसने जमा किया है। कई बार ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो पैसा जमा नहीं करते हैं और वो हल्ला करते हैं, तो वो जब तक हम वहाँ पे घर घर जाके वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक वो क्लियर नहीं होगा कि पैसा किसने जमा किया है। देखिए, पूरा प्रयास रहता है हम लोगों का कि जो नियमित रूप से पैसा जमा करते हैं, विद्युत बिलों का भुगतान करते हैं, उनको सप्लाई हमेशा मिले। लेकिन जो भुगता पैसा जमा नहीं करेंगे जी, तो भाई वो जमा कर दें पैसा तो ट्रांसफार्मर बदलने में कोई वो नहीं है, मतलब वो नियम से ही बदला जाएगा ट्रांसफार्मर। वो दस्खत नहीं है अब होंगे यार, मतलब मन माफिक जब इच्छा होगी तब करेंगे। 4-5 लोग रहते हैं बारछा क्षेत्र में, तो वो आते ही नहीं है। हाँ, वो यहाँ पे आते हैं तो दस्तखत करते हैं, नहीं तो फिर वहीं अपने काम रजिस्टर वहाँ ले जाते, वहाँ करवा लाते हो। रजिस्टर को लेंगे, रजिस्टर नहीं ले जाता है। अच्छा, दस्तखत देख खुद आके करत है। अच्छा, तो दस्तखत है ना। आपकी नियम क्या है? ड्यूटी पे आके पहले सुबह दस्तखत करो, उसके बाद फील्ड पे जाना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे, पता तो हो आपस में है। उसके बाद कोई घटना हो जाए तो कौन जवाबदार है? तो इसमें से 25 में से 24 लोग, 23 लोग, जैसे 4-5 लोग का स्टाफ है, सानोदई में है। अच्छा, सानोदई में रहता है। कैसे कह रहे हैं आप सानोदा में है? मान लो दस्तखत आए, उपस्थिति दर्ज कराई क्या? ऑनलाइन दर्ज कराई क्या उनने अटेंडेंस? हाँ, ऑनलाइन तो होती है, ऑनलाइन हम लोग की तो समय हो जाती है। तो आप बगैर ऑफिस बदल लोकेशन GPS, बगैर GPS ट्रैकिंग के GPS से चलता है। देखो क्यों सर, जेई साहब कौन है अभी? रामनगर आदिवासी है। तो उनने ये परेशान है
लोग कीड़ा पतीड़ा निकल रहे हैं वहाँ पे 12 नंबर वार्ड में। ये बच्चे लोग सब पढ़ाई के लिए परेशान हो रहे हैं। तो 10-15 दिन हो गए हैं, तो आप लोग व्यवस्था क्यों नहीं करा रहे वहाँ? व्यवस्था सर हम लोग वसूली करने गए थे। तो सिर्फ वसूली में लगे रहोगे? यानी यहाँ कोई किसी की जान चली जाए, अगर कोई काट ले जानवर, सांप आप है या कुछ भी, इससे आपको कोई मतलब? आपको सिर्फ वसूली से मतलब है आपको? हमारे जो सामने में आदेश दिए कि वहाँ पे वसूली करना है, हम वसूली करने गए भी थे। हाँ, वहाँ पे हमें सिर्फ 4 लोगों ने पैसे दिए 1615 रुपए। अच्छा, अभी भी 4,88,000 रुपए बकाया है, देखिए आप जी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उपराज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर स्वास्थ्य, साइकिल, चावल और स्कूल ट्रस्ट से जुड़े कथित घोटालों के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि साइकिल खरीद में अनियमितता हुई है और गरीब परिवारों को मिलने वाले चावल को लेकर भी सवाल है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि अस्पतालों में दवाइयों और डॉक्टरों की कमी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और एसीबी उपराज्यपाल के अधीन है, इसलिए जांच की मांग को लेकर एलजी को पत्र दिया गया है। देखिए, अभी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1.5 साल हुआ है, 1.5 ईयर्स, और इसमें दिल्ली में 4 करोड़ों रुपए के घोटाले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य घोटाला 650 करोड़, साइकिल घोटाला 90 करोड़, चावल घोटाला और एसएस मोता सिंह स्कूल के ट्रस्ट के अंदर घोटाला। और आज हमारे कई विधायक साथी आप देख सकते हैं, अजय भाई भी हैं, सुरेंद्र जी भी हैं, सोमदत्त जी हैं, जुबेर भाई हैं, कुलदीप भाई हैं, संजीव भाई हैं, जनरल भाई हैं, वीर सिंह दिंगान जी हैं। सब साथी यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि बार बार एलजी साहब से समय मांगे हैं, मगर एलजी साहब मिलने का समय नहीं दे रहे। दिल्ली में जो एसीबी है वो एलजी साहब के पास है, विजिलेंस है वो एलजी साहब के पास है, पुलिस जो है वो एलजी साहब के पास है। तो इंक्वायरी होगी कैसे अगर एलजी साहब इंक्वायरी ही नहीं कराएंगे? तो हमने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी कि भाई आप हमें समय दीजिए और इस मामले पे इंक्वायरी कराइए। ये तो साफ दिख रहा है, जो साइकिल दिल्ली सरकार 7,000 रुपए की खरीद रही है लगभग, वो हम 4,000 रुपए की खरीद के दिखा दी हमने। तो इनकी साइकिल तो 3,000 रुपए में आनी चाहिए थी। तो खुल्लम खुल्ला करोड़ों रुपए की बच्चियों की साइकिल के अंदर लूट हुई है। 3 करोड़ 10 लाख किलो चावल आया दिल्ली के गरीबों का, और वो दिल्ली के गरीबों को मिला नहीं, वो हरियाणा में जाके किसी सेठ साहूकार के यहाँ बेच दिया। तो वो चावल कहाँ गया? हर गरीब परिवार को अगर वो चावल मिलता तो हर परिवार को 28 किलो चावल मिलता। 28 किलो हर गरीब परिवार का चावल लुट गया और हरियाणा में बिक गया, उसके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही है। आज दिल्ली के अंदर स्वाइन फ्लू है, त्राही त्राही मची हुई है। अस्पतालों में जाओ, ना दवाई है, ना इंजेक्शन है, ना जो है डॉक्टर मिल रहा है। 100 करोड़ की दवाई 400 करोड़ में खरीदी, और जो 400 करोड़ में खरीदी वो भी अस्पताल तक नहीं पहुंची। तो ये जो लूट है इसके बारे में कौन बात करेगा? तो आज हम आए थे। अब एलजी साहब ने, जब हम घर से चल दिए, हमने अपनी वीडियो डाल दी कि भाई साहब हम चल रहे हैं और सब लोग अपना काम छोड़ के आए, तो अब एलजी साहब कह रहे हैं कि हम 1 तारीख को मिलेंगे 4-4:30 बजे। तो बहुत अच्छी बात है, हम 1 तारीख को भी आएंगे 4:30 बजे, मगर पहले ही समय दे देते तो अच्छा था। हमारा भी समय खराब नहीं होता है, पुलिस वालों का भी समय खराब नहीं होता। आप सब लोग अब 1 तारीख को 4:30 बजे आइएगा। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संबंधित फैसला हाई कोर्ट से आया है और अभी इसके खिलाफ उच्च स्तर पर समीक्षा या अपील की संभावनाएं मौजूद है। चिराग पासवान ने धार्मिक आधार पर वेशभूषा को लेकर भेदभाव को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि हर धर्म की अपनी परंपरा और पहनावे से जुड़ी पहचान होती है, ऐसे व्यक्तिगत और धार्मिक मामले में पाबंदी लगाना उचित नहीं है। देखिए, ये हाई कोर्ट के द्वारा ये आया है। मैं मानता हूँ कि अभी यकीनन इस पे रिव्यू की संभावनाएं बाकी हैं। धार्मिक आधार पर वेशभूषा के साथ भेदभाव करना मैं और मेरी पार्टी इसे उचित नहीं मानती है। हर धर्म की अपनी परंपराएं हैं, हर धर्म से जुड़े हुए वेशभूषाएं हैं, आचरण हैं। ऐसे में इन व्यक्तिगत विषयों के ऊपर पाबंदी लगाना मैं या मेरी पार्टी
इसे उचित नहीं मानती है। कहीं पे घूंघट लेने की परंपरा है, कहीं पे हिजाब पहनने की परंपरा है। हम लोगों ने देखा पीछे पार्लियामेंट में भी एक दिन विषय उठ गया था लुंगी को लेकर, धोती को लेकर। ये ऐसे विवाद हैं जिसमें मैं मानता हूं कि नहीं पढ़ना चाहिए। ये व्यक्तिगत सोच का विषय है, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है कि कौन किस धर्म को मानता है उसके आधार पर। अब हम लोग मंदिर जाते हैं, धोती कुर्ता हम लोग पहन के जाते हैं, गमछा हम लोग रखते हैं, तो ऐसे में कहीं पे घूंघट की परंपराएं हैं, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। और जिस समाज के लिए ये फैसला लिया गया है, मुसलमान वर्ग को यकीनन ज़रूर उनकी चिंताएं होंगी, पर मैं मानता हूं कि हायर अपील में शायद इसको दोबारा से रिकंसिडर जरूर किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पॉलिस 24 न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।